पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव और गिटपिट जो है ना, वह एनडीए में भी है और इंडिया में भी है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति हुई, राहुल गांधी लौट गए, फिर आएंगे, चुनाव है तो आएंगे ही आएंगे। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। और जिस भी पत्रकार से तेजस्वी यादव मुखातिब हो रहे हैं, पहला सवाल यही होता है कि कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है कि आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन यदि कांग्रेस की ओर से देखें तो अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़कर कोई भी तेजस्वी यादव की साफ तौर पर वकालत करते नहीं दिख रहा है। और देखिए, गठबंधन में जितने घटक दल हैं, चाहे वह मुकेश सहनी हो, चाहे अन्य हो, कांग्रेस तो है ही। अब इस बार क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी सीट्स की बात भी हो रही है। तो एक समस्या यह भी खड़ी है कि सभी जीतने वाली सीट्स ही चाहते हैं, तो सभी हारने वाली सीटें क्या आरजेडी ही ले ले। और जब बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव, तो देखिए, उनके साथ लोगों का सैलाब तो उमड़ता है, जन समर्थन मिलता है। लेकिन कुछ बातें नोटिस करने लायक है कि लोग जोश में होते हैं, लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, रात को 9 बजे तक इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन भीड़ से महिलाएं गायब रहती हैं। नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूंसी महिलाएं, और अब महिलाएं वो नहीं हैं, 1990 की महिलाएं नहीं हैं जो अपने घर में रोकती टोकती नहीं थी। अब महिलाएं वो हैं घरों की जो फैसले करती हैं और अपने पति से और अपने ससुर से भी हिसाब पूछती हैं कि कहां से क्या आ रहा है, कहां क्या जा रहा है। तो महिलाओं की कमी दिखाई पड़ रही है। और पहले दिन ही यह भी दिखा कि तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं, यदि वहां उनके जीते हुए विधायक हैं, जहानाबाद में साफ साफ उदय यादव को हटाने को लेकर जितना बड़ा आंदोलन तेजस्वी यादव के सामने हुआ, फतुआ में रामानंद यादव की उम्मीदवारी को जिस तरीके से चुनौती दी गई, और तेजस्वी यादव ने बस यह कहकर कि चुपचाप लालटेन छाप, तो कह देना आसान है, रामगढ़ याद है, हाँ? तो कह देना आसान है, चुनौतियां गंभीर हैं और अंतर्घात का खतरा है, यह तेजस्वी भी महसूस कर रहे हैं। तो तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती, और तेजस्वी ने, देखिए, तेजस्वी को बिहार में मैन ऑफ नौकरी कहा जाता है, और वह कहते भी हैं कि जब हम सरकार में शामिल हुए तो नौकरियों की बहार आई। हालांकि सरकार तो नीतीश कुमार की। दूसरी ओर जब हम एनडीए की ओर चलते हैं, तो अब बिहार का मोर्चा संभालने अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के चाणक्य आ रहे हैं। जब हम लोग का कार्यक्रम आज प्रसारित होगा, तब तक वह पटना पहुंच गए होंगे। आज पटना में वह बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, और कल वे कहां जा रहे हैं बैठक करने। देखिए, ग्राउंड जीरो पर अमित शाह होते हैं, तो बीजेपी के लिए या संपूर्ण एनडीए के लिए पूरे बिहार में जो सबसे दुर्गम और सबसे कठिन क्षेत्र है, वह है भोजपुर, शाहबाद, मगध। तो अमित शाह ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई है, स्वयं जा रहे हैं। और यह चुनावी इतिहास में पहली बार है कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में जाकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा अपने कार्यकर्ताओं के साथ करने जा रहा है। आपको पता है, भोजपुर शाहबाद की 22 सीटें, इनमें से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, बाकी सभी नीलबट्टा सन्नाटा थे। लेकिन 2020 में उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, इस बात का भी स्मरण करना होगा। चिराग पासवान भी बिद के हुए थे, चिराग पासवान हनुमान बनकर लड़ रहे थे। लेकिन 2024 में भी तो देखना होगा ना, आरा हार गए, काराकाट हार गए, सासाराम हार गए, औरंगाबाद हार गए, पाटलिपुत्रा हार गए, जहानाबाद हार गए। तो अमित शाह ने यह चुनौती कबूल कर ली है,
और इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री देखिए ऋतुराज सिन्हा अकेले बिहार में हैं, जो भाजपा की केंद्रीय कमेटी में हैं। उन्हें इस इलाके का जिम्मा दिया गया था कि वह असली रिपोर्ट तैयार करें। तो अमित शाह आ रहे हैं, आज पटना में प्रवास करेंगे, कल बड़ी बैठकें करेंगे, डेहरी जाएंगे, बेगूसराय जाएंगे। तो अमित शाह बिहार के चुनाव के मोर्चे पर आज से। तो पहले चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा। पता नहीं राहुल गांधी के मन में क्या है, कई कारण गिनाए जा रहे हैं। उन कारणों की चर्चा आपने पहले भी की है कि तेजस्वी यादव 32% से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 32% से जब आगे बढ़ने की कोशिशें होती हैं तो दूसरों को तेजस्वी के नाम पर ऐतराज हो जाता है। फिर जो कानून बनाया जा रहा है उसके खतरे हैं। तो बिहार अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की अधिकार यात्रा, लोगों का उमड़ता सैलाब, महिलाओं को कमी और अंतर्घात भीतरघात की आशंका। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये अब सबसे अच्छी बात दिख रही है हमको, इस जो बिहार अधिकार यात्रा लेकर के निकले हैं तेजस्वी यादव, सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरकार वो उस मुद्दे पर लौटे हैं जिसकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि जो बिहार की असली मुद्दे हैं आप उन पर लौटिए। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, नॉन इशू था एसआईआर, जिस पर राहुल गांधी ने 2 हफ्ते खराब किए बिहार में। उसका जो भी फायदा हुआ हो वो हमको नहीं दिख रहा है कि ग्राउंड पर क्या फायदा हुआ कांग्रेस को और या समूचे इंडिया ब्लॉक को। एक नुकसान ये हुआ कि तनातनी दोनों के बीच ज्यादा बढ़ गई, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, उस यात्रा के बाद। क्योंकि उस यात्रा में आपने नंबर 2 ग्रेड का पॉलिटिशियन बना करके तेजस्वी यादव को आप घुमाए। राहुल गांधी की यात्रा रही, राहुल गांधी पर सारा फोकस रहा। कांग्रेस के लोगों के मन में उसके बाद पता नहीं और कैसे कैसे ख्याल आने लगे कि हम बिहार ही जीत लेंगे। तो ये एक नुकसान हुआ। लेकिन उस यात्रा में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हुई जो अब बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो असली मुद्दे हैं। और जिन असली मुद्दों पर ज्ञानेश्वर जी तेजस्वी ने पिछले जब से वो सरकार से अलग हुए हैं 24 के शुरू से अभी तक 2 साल होने जा रहे, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाया था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, जिन मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी बन सकती थी या बन सकती है, अब उन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। और वो अपने सोशल मीडिया हैंडल, उनका एक्स है, उस पर भी वो शेयर कर रहे हैं। आज एक उन्होंने स्लोगन शेयर किया है, वो हम अभी एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं आ रहा, बीच की लाइन खाली हमको ध्यान आ रही है कि परचम पलायन से मुक्ति का। उसके पहले वो लिख रहे हैं कि नौकरी का, फिर पलायन से मुक्ति का, और उसके बाद डिग्री है उसे नौकरी मिलेगी, जिसके पास डिग्री है उसे नौकरी मिलेगी। वही तो उन्होंने 3 चीजों को याद होगा अजीत जी, उन्होंने अजीत जी शिक्षकों की नियुक्ति भी ऐसे ही की थी नीतीश कुमार ने। अब तेजस्वी यादव ने 2005 का फार्मूला पकड़ लिया है, जिसके पास डिग्री होगी उसे नौकरी मिलेगी। हाँ, तो उस समय भी इसी आधार पर नौकरी हुई थी जिससे भट्टा बैठा था। बाकी तो वो ठीक है, अब तो खैर बीपीएससी के जरिए बहाली हो रही है। तो वो नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे और महंगाई दूर करेंगे। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो उन्होंने, हमने देखा उनके एक सैंडल पर ये तीनों मुद्दे बड़ी प्रमुखता से लिखे हुए हैं। और एनडीए के लिए उन्होंने एनडीए का जो नया एब्रिविएशन बनाया वो दिया कि एन से नहीं, डी से दिया, ए से अधिकार। मतलब एनडीए का मतलब है नहीं दिया अधिकार, और हम अधिकार देंगे, हम रोजगार देंगे, हम पलायन रोकेंगे और हम महंगाई दूर करेंगे। तो ये बिहार का असली मुद्दा है, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रशांत किशोर कह रहे थे। और यही वो मुद्दा है जिस पर आप दोनों सरकारों के खिलाफ, जो डबल इंजन की सरकार है, उन दोनों के खिलाफ आप एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं मुद्दों पर। बाकी किसी एसआईआर पर आप एंटी इनकम्बेंसी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एसआईआर एक इमोशनल इशू हो सकता था अगर बहुत लोगों के नाम कट जाते तब। आप देखिएगा ज्ञानेश्वर जी, जब चुनाव आएगा तो कहीं एसआईआर की चर्चा नहीं होगी, एक आदमी नाम नहीं लेगा, क्योंकि सबके हाथ में अपना वोटर कार्ड होगा, सबका नाम मतदाता सूची में होगा। तो कौन एसआईआर आपको लोग बेवकूफ समझेंगे अगर जाकर के एसआईआर की बात करिएगा तो। जिसका नाम कटेगा, या अगर मान लीजिए कि जितनी बात ये लोग कह रहे हैं, अगर उस अनुपात में बिहार में नाम कट जाता, लोग घर में बैठते, लोग सड़क पर उतर जाते, क्रांति हो जाती। अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी लोगों का नाम अगर गलत कट जाए तो क्रांति हो जाए बिहार में। तो नाम नहीं कटा है तो एसआईआर कोई इशू नहीं है। असली इशू ये है जिसको लेकर के अब तेजस्वी यादव यात्रा में निकले हैं। तो ये अच्छी बात है, जिससे इसी बात से हमने शुरुआत की कि एक अच्छी बात है जो हमने देखा। अब ये सवाल है कि ये यात्रा क्यों? अभी आपकी यात्रा हुई, अभी आपको चुनाव के सीटों की शेयरिंग करनी है, तालमेल की बातें करनी है, कैंडिडेट तय करने हैं। मतलब
अब बैकरूम मीटिंग का टाइम आ गया है, तब तेजस्वी यादव को यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो बिल्कुल। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सब गुड़ गोबर किया इंडिया ब्लॉक में। एसआईआर के मुद्दे को इतना हाईलाइट करके, राहुल गांधी का चेहरा दिखा करके, राहुल गांधी को थोड़े मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, और राहुल बिल्कुल। गांधी के चेहरे पर कितना वोट बिहार में मिलेगा? राहुल गांधी उसी वोट की राजनीति करते हैं जो वोट ऑलरेडी है इंडिया ब्लॉक के साथ। आप मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, दलित में एक सेक्शन की राजनीति कर रहे हैं, वो ऑलरेडी है इंडिया ब्लॉक के साथ। तो वो राजनीति उन्होंने खराब की, उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा ऐसा हो गया, तेजस्वी यादव की मजबूरी हो गई कि जनता के बीच जाकर के बताएं कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी। नहीं तो ये माना जाने हाँ, नहीं तो ये माना जाने लगा था कि आप दावेदार ही नहीं है, कांग्रेस तो आपको कुछ घोषित ही नहीं कर रही है, कांग्रेस तो आपको कुछ मान ही नहीं रही है। तो आपको क्या, फिर उनको अपना कोर वोट टूटने का खतरा दिखने लगा। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कितने तरह के छेद उनके कोर वोट में हैं या हो सकते हैं। तो अब वो दिखने लगा था, इसलिए उनको निकलना जरूरी था। और वो उन्होंने अगर पहले कहा गया कि जिन जिन जिलों में राहुल गांधी की यात्रा नहीं गई है, वोटर अधिकार यात्रा, उन जिलों में तेजस्वी यादव जाएंगे, तब तो ये सप्लीमेंट्री यात्रा होनी चाहिए थी और इसका नाम वोटर अधिकार यात्रा ही होना चाहिए था। लेकिन इसका नाम तो बिहार अधिकार यात्रा है। इसका मतलब ये वो उस यात्रा की कंटिन्यूटी नहीं है, ये बिल्कुल नई यात्रा है। और इस नई यात्रा में तेजस्वी यादव नई बातें कर रहे हैं, और उसका मकसद अपने चेहरे को एस्टेब्लिश करना है कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जहां पूछा जा रहा है वहां वो कह रहे हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इंडिया ब्लॉक में सीएम के चेहरे का, और जब समय आएगा तो इसकी घोषणा हो जाएगी। सवाल लेकिन पूछा जा रहा है, और सवाल बड़ा जो पूछा जा रहा है वो बड़ा एम्बेरेसिंग है। अगर अब तो नीतीश कुमार पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर वो जाते और पत्रकार उनसे पूछते कि भाई बीजेपी आपका नाम अनाउंस नहीं कर रही है, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होती है नीतीश कुमार के लिए। तो ऐसी ही बात तो तेजस्वी यादव के लिए हो गई कि भाई बार बार आपसे पूछा जा रहा है। तो अब उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है कि हम खुद ही बताएंगे कि हम दावेदार हैं, हम घूम रहे हैं, हमारी यात्रा में इतनी भीड़ आ रही है, और हमको वो मुद्दे इस्टेब्लिश करने हैं जिन मुद्दों से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन सकता है। तो इस मकसद से यात्रा लेकर के निकले, और उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं इस 2 दिन में उनका मकसद काफी हद तक कामयाब रहा है। वो इस बात को फिर से चर्चा में ले आने में कामयाब रहे कि हम नौकरी देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम पलायन रोकेंगे, और हम महंगाई कम करेंगे। ये बातें वो कहने लगे। पहले ये बात प्रशांत किशोर कह रहे थे, उनका एजेंडा कहा जाता था। अब ये तेजस्वी यादव अपना एजेंडा इसको बता रहे हैं, अपना चेहरा भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। हमने एक और उनका जो एक सैंडल पर एक पोस्ट देखा, उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण में साथियों के साथ संवाद। तो ये अपने आप में एक शब्दावली का चयन जो है वो बड़ी चीजें बताता है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग समाजवादी आंदोलन से, हम खुद ही समाजवादी आंदोलन के लोगों के साथ जुड़े रहे, किशन पटनायक की समाजवादी जन परिषद के साथ, उसके इंटेलेक्चुअल उसके लोगों के साथ, जिसमें योगेंद्र यादव, अरविंद मोहन जैसे लोग थे। तो वहां सबको साथी कहने की परंपरा है, जैसे कॉमरेड कहते हैं लोग कम्युनिस्ट पार्टी में, समाजवादियों में साथी कहा जाता था। सभापति भी मंच पर बैठे हैं तो एड्रेस किया जाता था साथी सभापति। तो ये वहां उन्होंने कहा साथियों के साथ संवाद। तो इसका मतलब अपने को वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने एकदम कार्यकर्ता के साथ। नेता छोड़ दीजिए, नेता तो मंच पर बैठता है, कार्यकर्ता नीचे बैठे हुए उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये उनकी यात्रा की एक कामयाबी इस लिहाज से भी है 2 दिन की। अब तीसरा पहलू जो आपने कहा कि महिलाएं नदारद है, ये बड़ी बड़ी चिंता का विषय है हमेशा से आरजेडी के लिए। और अब समस्या ये है कि अब उनका बच्चा छोटा है, वो अपनी पत्नी को निकाल नहीं सकते हैं चुनाव। लेकिन हमको पता नहीं, बिल्कुल बड़ी हैरानी है कि क्यों नहीं निकालते हैं। अब घर की महिला, इतनी महिलाएं, उनकी 7 बहनें हैं, तो 7 बहनें हैं, माता जी भी हैं, अभी आपकी शादी भी होके आ गई है, तो इन महिलाओं का आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं चुनाव में? राजनीति में तो महिलाएं एक एसेट है ना आपके लिए, बिहार की आधी आबादी, और लगभग हमको लगता है कि 4 करोड़ 80 लाख के करीब जो महिलाएं हैं, आबादी है 5 करोड़ महिलाओं की, उसको क्या आपको उसके बीच पहुंचने के लिए तो महिलाएं सबसे सहज हो जाएंगी। बिल्कुल। बगल के राज्य झारखंड में देखिए किस तरह से उन्होंने, हेमंत सोरेन की पत्नी ने किस तरह से पूरा राजनीति का नैरेटिव चेंज कर दिया। जो मैया सम्मान योजना थी, अगर उस मैया सम्मान योजना को खाली हेमंत सोरेन चलाते तो उतना कामयाब नहीं होता। वो कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि उस योजना को लॉन्च किया कल्पना सोरेन ने, और उस योजना को लेकर सबसे ज्यादा यात्राएं कल्पना सोरेन ने की। तो आज आप माई बहन जो मान योजना है, अगर आपकी एक बहन मीसा भारती या रोहिणी आचार्य और आपकी माँ, ये 2 लोग अगर एक माई आपकी एक बहन अगर इस यात्रा को, इस बात को लेकर के निकलते, तो उनकी यात्रा में महिलाएं भी आती, बिना कहे महिलाएं आती। राबड़ी देवी आ रही हैं, या रोहिणी आचार्य और मीसा भारती आ रही हैं, या राजलक्ष्मी आ रही हैं, तो उसमें महिलाएं आती। तो आप भी अजीत जी, घर के भीतर की स्थिति तो
स्थिति की जानकारी आपको है कि घर है। के भीतर राजनीति कैसी है और उस राजनीति के कारण बहनों को आगे लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, ये तमाम सवाल उठते रहते हैं। पिछले दिनों रोहिणी आचार्य ने तेजप्रताप यादव के एक ट्वीट को रीट्वीट कर लिया था। वह बात भी किसी को समझ में नहीं आई थी और चर्चा होने लगी थी। तेज प्रताप यादव कैसे राघोपुर चले जाते हैं। और आपने ठीक कहा, कल्पना सोरेन, आप देखिए ना, समस्तीपुर लोकसभा चुनाव याद कीजिए, महेश्वर हजारी के बेटे हम्म, चुनाव लड़ रहे थे, समस्तीपुर का बेटा भी कह ले, और सामने से खड़ा किया अशोक चौधरी ने अपनी बिटिया को। लोगों ने बिटिया को पसंद किया, समस्तीपुर के बेटे को पसंद नहीं किया। हाँ, नहीं और किया। अभी, हाँ, और अभी देखिए, जनसुराज में शामिल हुई हैं चेतना झाम, दुनिया की शोहरत को छोड़कर आई हैं, समस्तीपुर की रहने वाली हैं। जब वह समस्तीपुर में अपना कैंपेन स्टार्ट की तो लोगों ने समझा कि सांभवी चौधरी आ गई है थैंक यू बोलने, थैंक यू बोलने। तो महिलाओं के प्रति आकर्षण तो ऐसे ही बढ़ जाता है। और आप ठीक कह रहे हैं कि यदि आपके साथ महिलाएं, और नीतीश कुमार जितना काम कर रहे हैं उसमें सर्वाधिक ध्यान महिलाओं पर है। यदि आपने परसों भी देखा नरेंद्र मोदी की सभा में, वह किसको कह रहे थे, खड़ा हो, ताली हाँ, बजाओ, हाँ, वंदन करो, नंदन करो, तो बाजाप्ता महिलाएं। तो यह महिलाओं की कमी, महिलाओं का अकाल आरजेडी के लिए यह एक विश्वास की कमी भी है और यह एक वोट की कमी भी है। और यदि आपसे यह दूर रही 50% की आबादी है, और फिर हम कह रहे हैं 1990 की महिलाएं नहीं हैं कि जो पति ने कह दिया बिल्कुल। वही होगा। अब महिलाएं बेटे से भी हिसाब किताब ले रही है, उनसे भी पूछ रही है रात को 9 बजे तक कहां थे, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहां से पैसे आए हैं। तो इसलिए आपको उन पर ध्यान तो देना होगा। हाँ, तो वही वो उसको आप दूर कर सकते। देखिए, फैमिली के बैकग्राउंड, फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन हम्म, चुनाव के समय एक तो क्या है कि दूसरी महिला जैसे मीसा भारती हैं, इन सब लोगों ने रिकॉन्साइल कर लिया है। सबको बिल्कुल। पता है कि टिकट तेजस्वी यादव और संजय यादव ही देंगे, सबको अपने हम्म, अपने लोगों को टिकटें दिलवानी है। तो हम्म, उनको उनकी जरूरत दिख रही है। और अब तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कोई बहुत चैलेंज नहीं होगा अभी, तो कोई कम से कम कोई थ्रेट नहीं है उनको, उनके लिए। अगर बिल्कुल। मुख्यमंत्री हो गए तो स्थायी रूप से चीजें सुलझ जाएंगी, जैसे अखिलेश यादव के घर में सुलझ गई है, जैसे एमके स्टालिन के घर में सुलझ गई। भाई एक समय हम्म, था ना, एमके स्टालिन को भी बड़ा चैलेंज था, उनके बड़े भाई एमके अलागिरी मदुरई के अनक्राउंड किंग थे, बेताज बादशाह थे, उनके बगैर वहां मदुरई के इलाके में, पूरे इलाके में वोटिंग नहीं होती थी। बहन जी, कनिमोजी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अल्टीमेटली स्टालिन बने तो आज सब आदमी साथ में है, उनके पूरा परिवार साथ में है। तो हम्म, इसमें महिलाओं को आगे करना चाहिए। अगर घर की महिलाएं होती, या पार्टी में भी तो हमको ये दिखता है कि ज्यादा महिलाएं नहीं है। कहाँ महिला जी, चेहरे आरजेडी के हैं जिनको लेकर के हम्म, आप घूमे, जिनको भेजे अलग से। और भाई महिला नेता जाएगी तो उसके उसकी सभा में स्वाभाविक रूप से महिला आएगी, वो बहुत सहज रहेगी बिल्कुल। उनके साथ। तो ये हम्म, करना चाहिए। अभी महिलाएं मिसिंग है उनकी सभाओं से। और फिर जोश दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। और ये बार बार ज्ञानेश्वर जी लोग कहते हैं कि जब यात्रा निकलती है, जब ये बहुत जोश उत्साह दिखता है, तो उसका आरजेडी को नुकसान हो जाता है। और बिल्कुल, नुकसान बिल्कुल, ये होता है कि दूसरी तरफ जो जो वल्नरेबल क्लास है, जो वल्नरेबल क्लास हमेशा नीतीश कुमार पर भरोसा करता रहता है, जिसको हम लोग पिछली बार जोड़े, जो 55% आबादी हम लोगों ने जोड़ी, वो फिर यूनाइट हो जाते हैं एनडीए के साथ। जी, उनको लगता, फिर उनकी भी संख्या इसमें कम होगी। आप देखिएगा, वो हम्म, अगर, वो तो खैर कोई दिखेगा नहीं, उसकी उनके चेहरे से तो हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जो हम्म, अति पिछड़ी आबादी है, जो महादलित आबादी है, उनकी भी संख्या कम दिखती है सभाओं में। महिलाएं तो कम होती ही हैं। तो नया जोड़ना है, नया जोड़ने के लिए कैसे कोशिश करेंगे। महिलाओं के लिए आपने इतनी बड़ी योजना घोषित की है कि 2,500 रुपया महीना देंगे। तो ये किसी हम्म, महिला को कहिए, घर की महिला को निकालिए जो वोट लेकर के जाए। क्या दिक्कत है, अपनी पत्नी को निकालिए, आप हेलीकॉप्टर से घुमाइए, माई बहन बिल्कुल, मान बिल्कुल, लेकर के जाए सब जगह। 2,500 की बात कहें महिलाओं के बीच में, जैसे कल्पना सोरेन ने कहा था। आप कल्पना सोरेन का के वीडियो निकाल करके देखिए, कैसे कल्पना सोरेन घूमती थी, ये देखना जी, चाहिए। दुनिया भर के नेता दूसरे नेताओं के वीडियो और भाषण की शैली देख के आप देखिए कैसे किया था कल्पना सोरेन ने, और भेजिए। जी, नहीं तो ये बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि नया कुछ नहीं ऐड हो रहा है, सब चीजें हम्म, हैं, सब चीज पॉजिटिव है, सारी चीजें आपके अनुकूल दिख रही है। समय के नीतीश कुमार के का राजनीतिक सूरज अस्त होने वाला है। मंडल की राजनीति में अब आप एक स्वाभाविक चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश होने वाले हैं। आपका एजेंडा भी लोगों को समझ में आ रहा है। आप 2 बार से प्रशासनिक अनुभव उप मुख्यमंत्री के तौर पर लिया है, संगठन का अनुभव हो गया, नेता प्रतिपक्ष है, एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की आप बढ़ा सकते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, सारी चीजें अनुकूल है। हम्म, लेकिन अगर इस अनुकूल परिस्थिति को भी आप वोट में तब्दील नहीं कर सकेंगे, तो ये तो बड़ी विफलता होगी, ये तो लीडरशिप की बिल्कुल, विफलता होगी। तो हम्म, इससे बचने के लिए इसके रास्ते तलाशिए, अभी समय है।
अभी चुनाव की घोषणा में भी समय है और चुनाव में भी समय है। इस बीच माई बहन मान योजना को लेकर के फॉर्म भरवाया जा रहा है, उनकी पार्टी फॉर्म भरवा रही है। तो कहीं फॉर्म भरने, जहां महिलाओं का फॉर्म भरा जा रहा हो वहां जाए, उनके घर की महिलाएं जाए, उनकी पार्टी की जी जो महिला नेता है, जो चेहरा उन्होंने कोई खोज के ले आए, आगे करे, उसको भेजे। तो ये कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। जुड़े न जुड़े वो अलग बात है, लेकिन आप उपाय करते भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, तो तो ये देखिए उपाय करते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उपाय करते नहीं दिख रहे हैं। अजीत जी, आपने सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर दी, लेकिन 2 दिनों की बिहार अधिकार यात्रा में भी, बिहार अधिकार यात्रा के दौरान यह देखने को मिला कि जो इनके स्थापित नेता हैं, जीते हुए विधायक हैं या पुराने उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो टिकटों का फैसला भी तेजस्वी यादव को बहुत सोच समझकर और विनेबिलिटी को देखकर ही लेना होगा, नहीं तो केवल कह देने से कि चुपचाप लालटेन छाप, ये होने वाला है नहीं। नहीं, ये तो देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो नारा है, ये चुपचाप लालटेन छाप या चुपचाप कोई भी छाप, ये इंडिविजुअल के लिए चलता है। जी ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं चल सकता है। पूरे प्रदेश में आप एक पार्टी के लिए, जब आप एक गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए भाई, हर जगह लालटेन छाप ही थोड़े लड़ेगा। कई जगह आपका हाथ छाप भी लड़ेगा, कई जगह दूसरे छाप भी होंगे। तो आप तो अभी खाली लालटेन छाप के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो चुपचाप नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था जमशेदपुर में जब चुनाव लड़ रहे थे, सिलेंडर छाप था सरयू राय का, तो ये तब उस समय ये बड़ी नारा चला कि चुपचाप सिलेंडर छाप। तो किसी भी पार्टी का आदमी हो, उसने जाकर के सरयू राय को वोट दिया, तो ये चुपचाप सिलेंडर छाप चल गया, इंडिविजुअल की बात थी। तो कहीं बिल्कुल एक आध जगह, एक दो सीट पर कहीं अपने अलग अलग तरह के समीकरणों में ये नारा चलता है। ये नारा पूरे आम चुनाव में नहीं चलेगा, जहां 243 सीटों का चुनाव हो रहा हो और आप अधिकतम 140 सीट पर लड़ने वाले हैं। अधिकतम हम जी करें, अधिकतम 140, उससे ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं। हम्म, तो ये नारा तो ऐसे भी नहीं चलेगा। ये कहना नहीं चाहिए आपको। आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप बाकी लोगों को डिस्कार्ड कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे सिर्फ ऐसी ही जगह पर जा रहे हैं जहां खाली आप ही लड़िएगा। आप पूर्वी चंपारण से गुजरे तो वहां 2 सीट हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी तो लड़ेगी, 2 सीट हो सकता है मुकेश बिल्कुल सहनी की भी पार्टी लड़ेगी ना। तो हम्म, वहां लालटेन छाप तो होगा नहीं। तो ये इस तरह की बातों से उनको बचना चाहिए है। ये कोई अकेले आरजेडी का चुनाव नहीं होने वाला है। आप एनडीए की सरकार बनाने की बात कहिए। हम कल एक अच्छे सेफोलॉजिस्ट के साथ थे, जिन्होंने अभी 2 राउंड का सर्वे किया है। वो जी घूम करके आए, उन्होंने कहा कि एकदम डाउन अंडर से, मतलब बिहार का हम्म, सबसे नीचे जो हिस्सा है, दक्षिण से लेकर के हम उत्तर तक पूरा घूमे 10 या 12 दिन। और हमने हर जगह ये पोस्टर तो देखे कि फिर से एनडीए सरकार, लेकिन हम्म, हमने कहीं नहीं देखा कि अब की बार महागठबंधन सरकार। पटना तो में है। आप नीचे साउथ में कह रहे थे वो कि नीचे से अच्छा जो साउथ बिहार का दक्षिण, वहां से हम्म, देखते हम आए। तो हम्म, आप महागठबंधन सरकार नहीं कर रहे हैं। आप हर जगह हम्म, पोस्टर भी लगे हुए, तो तेजस्वी के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल तो फेसबुक के लगे आप हैं जी महागठबंधन के सारे नेताओं के पोस्टर्स लगाइए और कहिए कि अब की बार महागठबंधन सरकार। जी तो फिर इस तरह से एक कोहेरेंस जो होता है, कोहेसिवनेस जो होता है, और एक कोहेरेंस जो आपके कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए और आपके कैंपेन में भी होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, वो मिसिंग हम्म, है। तो इस पर काम करना चाहिए। हम्म, ये और पार्टी, आपने बहुत ठीक कहा कि सीट का बंटवारा सिर्फ जो बैकरूम में बैठ करके और फीडबैक लिया गया और सर्वे एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पर नहीं देना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव को दिख रहा है ग्राउंड पर क्या स्थिति है, उनके कैंडिडेट्स के बिल्कुल खिलाफ कितनी नाराजगी है, उनके विधायकों के खिलाफ कितनी नाराजगी है। हम्म, और नाराजगी विधायकों की कैसे पड़ती है, तो हम लोगों ने देखा। सुरेंद्र यादव जैसा विधायक हार गया जब वो एमपी बिल्कुल हो उनका गए, बेटा और उनकी सीट जी पर उनका बेटा चुनाव हार गया। तो ये हम्म, तो बड़ी बात थी ना, इससे सबक लिया होगा सुधाकर उन्होंने। सिंह के भाई हार गए, सुधाकर सिंह के भाई हार गए। हाँ, सुधाकर सिंह के भाई हार गए। इतनी हम्म, बड़ी राजनीतिक, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, समीकरण के लोग चुनाव हार गए। जीतन राम मांझी को सारी ताकत लगानी पड़ी थी अपनी बहू को जिताने के लिए, वो भी उनके भी हम्म, लिए समस्या खड़ी हो गई थी। तो जिस सीटिंग है एमएलए, तो उसके खिलाफ है एंटी इनकम्बेंसी। एनडीए के लिए हम्म, ज्यादा चुनौती है, क्योंकि वहां डबल एंटी इनकम्बेंसी है। हम्म, इनके ट्रिपल है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, लोकल एमएलए के खिलाफ, मैक्सिमम एमपी उन्हीं के हैं, तो उनके खिलाफ उनके पास तो कई तरह की है। अगर बिल्कुल आप इस बात को उभार दें, इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना दें, जो 4 तरह की एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, और अपना अच्छा उम्मीदवार दें, तो आपके लिए बहुत संभावना बन सकती है। अभी भी लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि एडवांटेज है एनडीए को, और जब समान हम्म, चीजें बंटनी शुरू हुई है तो एडवांटेज एनडीए को हुआ है। लेकिन अभी भी लड़ाई ओपन है, अभी भी आप अच्छे से लड़ सकते हैं। महिलाओं को जोड़ने के उपाय करें, अच्छे उम्मीदवार उतारें, एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाएं, और एक कोहेरेंस ले आए कैंपेन में, अपने एक कोहेसिवनेस ले आए। चलिए, तो ये कोहेरेंस कब लाएंगे ये देखने की बात होगी। और देखिए, अभी और भी चर्चा करनी थी कि क्वांटिटी और क्वालिटी वाली बात, लेकिन समय कम है। हम लोग अमित शाह की चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह आज पटना में और बिहार के प्रवास पर,
और कल दिल्ली जाएंगे। अमित शाह ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है कि पहले उसी इलाके को जीतते हैं, वहां जीतने की रणनीति बनाते हैं। यह अमित शाह का टास्क है, यह अमित शाह का दायित्व है कि मगध, शाहबाद और भोजपुर इसे इस बार जीतेंगे। क्या इतना आसान होगा? दिल्ली कोई केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव का मंथन करने कार्यकर्ताओं के साथ पहली बार जा रहा है और वह गृह मंत्री अमित शाह है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, एक लाइन में पहले वो बता दे कि जो इन लोगों की अच्छी बुरी सीटों वाला मामला है, वो पता नहीं कांग्रेस ने इसका ज्यादा इशू बना दिया बिना मतलब के। अब जी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनकी अच्छी सीटें टोटल कितनी है, उनकी टोटल अच्छी सीटें 27 या 28 है, 27 सीटें हैं। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी सीटें कहां से अच्छी सीटें आपके लिए आएंगी? उन्होंने कहा कि हम 19 जीते थे और 9 पर या 8 पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे 5,000 वोट के कम अंतर से, तो हमारे लिए यही अच्छी सीटें हैं। तो जी बाकी अच्छी सीटें क्या तेजस्वी यादव अपने खाते में से निकाल करके दे दें, उनकी 93 अच्छी सीटें हैं, तो 93 अपनी अपनी 93 वाले में से निकाल के आपको 20-25 सीट दे दें, ये कांग्रेस चाह रही है। तो ये सब बिल्कुल उलझाने वाली खाली बातें हैं, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे आराम से। जी अमित शाह ने एक बड़ा बड़ा एक गोल सेट कर दिया, बाकी पार्टियों के लिए भी एक बड़ा गोल सेट कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर का नेता, जो देश का कहीं का चुनाव होता है तो वो चुनाव लड़ाते हैं, तो वो व्यक्ति डिहरी में जाएगा। और इससे ये जाहिर हुआ है, सबसे पहले तो ये जाहिर हुआ कि कितनी सीरियस है भारतीय जनता पार्टी और समूचा एनडीए जो है उस इलाके को लेकर के। उन लोगों ने अनदेखी नहीं की है, किसी भ्रम में नहीं है, उन्होंने अभी काफी चीजें ठीक करनी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, उनको राज्यसभा दे दिया गया। आपको पता ही है कि उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे चुनाव हारते ही उनको राज्यसभा दिया गया, कैसे भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया। तो जो कुशवाहा वोट का समीकरण वहां बिगड़ा था उसको साधने की कोशिश हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी तालमेल बनाई जा रही है, चिराग पासवान के साथ। तो वो चीजें धीरे धीरे जो लूप होल्स थे उनको भरा जा रहा है। इसके बावजूद पार्टी आश्वस्त नहीं है, उसकी गंभीरता को समझ रही है और उसको सीरियसली ले रही है, ये भी दिखाना होता है। तो ये कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज होता है और अपोजिशन को भी मैसेज होता है। ये जो जो कहा ना कि मुकेश सहनी ने आपके साथ बातचीत में कार्यक्रम में कि भाई आधी शक्ति चली जाती है, तो जब लड़ाई में इस तरह से उतरते हैं अमित शाह, तब भी आधी शक्ति खींच लेते हैं। अब सबकी चिंता बढ़ गई होगी इंडिया ब्लॉक में कि भाई वो जा रहे हैं और शाहबाद के इलाके में बैठ करके, डेहरी में बैठ करके प्लान बनाएंगे उस इलाके की संभावनाओं का मंथन होना है। उस इलाके की जितनी विधानसभा सीटें हैं उस पर कौन संभावित कैंडिडेट हो सकता है, इस पर भी विचार करेंगे। वो कौन कैंडिडेट है, किसकी स्थिति मजबूत है, किसकी कमजोर है, ये सब चीजों का आकलन वो करेंगे। क्या तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को, इसकी तैयारी, इसका आकलन करेंगे ये। तो ये अपने आप में अपोजिशन के लिए भी एक मैसेज है और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के लिए भी एक मैसेज है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पिछली बार आपसी गड़बड़ी से ये लोग हारे थे सारा खेल। जो गड़बड़ी शुरू हुई थी काराकाट से, उस गड़बड़ी ने काराकाट भी हरा दिया, औरंगाबाद भी हरा दिया, आरा, बक्सर सब हरा दिया। अब कहीं सासाराम और इधर जहानाबाद और पाटलिपुत्र तक 7 सीटें इस मगध और भोजपुर शाहबाद के इलाके में गई। 7 सीटें हैं, 9 टोटल है इंडिया ब्लॉक के पास, 7 यहीं की सीटें। बिल्कुल। तो ये उस समय की गड़बड़ी, जो वो मैसेज भी है तमाम जो एनडीए के लोगों के लिए कि उस समय जो गड़बड़ी हुई, भीतरघात हुआ, साजिश हुई, जो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा खुल करके कि उनके खिलाफ साजिश हुई, वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज भी आज अमित शाह कल की बैठक में वहां देंगे कि ये भीतरघात किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, कि ये और अंदर खाने कोई खेल नहीं होने चाहिए। जिसका टिकट होगा वो उसका होगा, बाकी जिसका नहीं होगा वो सब आदमी के वो सब लोग मिल करके चुनाव लड़ाएंगे, एनडीए एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ेगा। ये मैसेज बनवाना उनका मकसद है इस यात्रा का। बाकी तो वो जो चीजें होनी है वो तो सब कंप्यूटर से फीडबैक आंकड़ा है उनके पास, सर्वे की रिपोर्ट है, आरएसएस की रिपोर्ट है, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, बीजेपी के लोकल यूनिट की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट है। तो ये वो दिल्ली में ही बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन उनको एक मैसेज बनवाना था, इसके लिए वो डिहरी जा रहे हैं। और वो मैसेज एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को भी दिया कि हम मैदान में आ गए, और एनडीए के लोगों को दिया कि भाई आप हिम्मत रखो, हम आ गए, हम है ना, मैं हूं ना, का जो मैसेज होता है वो मैसेज दिया उन्होंने। तो अब इससे भीतरघात भी कंट्रोल होगा, नेताओं की महत्वाकांक्षा पर लगाम लगेगी। अगर वो तय कर रहे हैं, इसका मतलब अमित शाह तय कर रहे हैं, तो महत्वाकांक्षाएं बहुत छलांग नहीं मारेंगी लोगों को। तो ये कई तरह से एक अच्छी शुरुआत है कि इतना बड़ा नेता क्षेत्र में जाकर के मीटिंग कर रहा है। उस इलाके में इलाकेवार मीटिंग इसी को बोलते हैं। अभी तक तो क्या जिला अध्यक्ष और प्रदेश के दूसरे नेता जाकर के करते थे, अब तो स्वयं नंबर 2 नेता, देश का नंबर 2 मंत्री और बीजेपी का नंबर 2 नेता जाकर के वहां कर रहा है। तो ये एक मैसेज हो गया, ये एक बड़ा मैसेज है। आगे और अगली फिर यात्रा 1 हफ्ते के भीतर ही, हमको लगता है या 10 दिन के भीतर उनकी दूसरी बिहार यात्रा 27 को
हाँ, तो 27 तारीख में वो गंगा के दूसरी तरफ, हम लोग की तरफ, मतलब जो ये तिरहुत, सारण और इस तरफ का इलाका है, इधर को की सीटों को लेकर के विचार मंथन करेंगे वो। तो वो आखिरी हमको लगता है कि मंथन होगा। उसके पहले एक बार संभवतः प्रधानमंत्री को भी पटना आना, मतलब बिहार आना होगा। और ये फिर दोनों दो हिस्सों में बांट करके 2 दिन में अमित शाह सीटों के बारे में फैसला करेंगे। और हमको लगता है कि उसके बाद चुनाव की घोषणा के साथ ही तमाम कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी। उनको सेंस भी अपना मिल जाएगा। अमित शाह जितने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो जब जाते हैं तो जहां भी बैठक करते हैं वहां से एक सेंस वो ले लेते हैं कि किस तरह की हवा है, किस तरह का माहौल है। ये सेंस भी एक उनको मिल जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी और चुनाव का जो एजेंडा तय करना है, उस एजेंडा तय करने में भी उनको आसानी रहेगी। डिहरी की बैठक के बाद हमको लगता है बेगूसराय में भी शायद कल ही बैठक करेंगे। बेगूसराय में भी कल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बेगूसराय में भी जा रहे हैं, बेगूसराय भी जाना है उनको। तो देखिए क्या कार्यक्रम आखिरी में बनता है। तो अब अमित शाह भी आ रहे हैं और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा भी चल रही है। दोनों की क्या स्थिति है, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।